यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा दावा। युद्ध ने रूस को कागजी शेर बना दिया है। युद्ध के चलते काफी मुश्किल में रूस नेटो की मदद से सारी जमीन जीत सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का ये बयान आया। आप जरा ये भी देख लीजिए, ये खबर भी बड़ी बड़ी गजब है। यहाँ हारी हुई सारी जमीन जीतने की बात की जा रही है। मतलब ये भी माना जा रहा है कि हाँ वाकई वो तो हम हार गए हैं। यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बड़ा दावा है, युद्ध ने रूस को कागजी शेर बना दिया है। लेकिन इसके फौरन बाद पलटवार हुआ है और रशिया की तरफ से ये बयान आया है कि हम तो भैया शेर हैं ही नहीं, हम तो भालू हैं, और इस भालू ने तुमको जितना शुरू से परेशान किया है उसको भूलो मत। लेकिन ये जुबानी जमा खर्च किया क्यों जा रहा है? इससे हासिल क्या होगा जनरल सिन्हा? देखिए, ये जवानी खर्च तो नहीं है, ये दिखाता है कि ट्रंप किस तरह से पलटी मारते हैं। वो कह रहे थे जब आप अलास्का में गए थे तो उस समय कह रहे थे रशिया इज 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर। वो कह रहे थे यूरोपियन यूनियन के लीडरों को, एग्जैक्ट वर्डिंग है उनकी। और उन्होंने कहा था कि ये पूरी जमीन एक, उन्होंने मैप दिखाई थी जब उनका हो रहा था, यूक्रेन लीडर्स थे, जेलेंस्की भी थे, कि ये जो इलाका है भूल जाइए आप, यू जस्ट कांट, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। आज वो तो पलटी मारते ही हैं, उन्होंने पलट मार दी। वो कहते हैं कि नहीं, कागज के शेर हैं, क्योंकि उनकी दाल गली नहीं। जब वो दाल गलाना चाहते हैं जिस तरह से, और खास करके जो उनके विटकॉफ साहब हैं वो जाते हैं, वो वहां पर भी डील करना चाहते हैं। वो उनका कोई नहीं है कि शांति आ जाए, कुछ उनका है कि डील हो जाए, कोई रेयर अर्थ मटेरियल मिल जाए, कोई ऑयल का हमारा डील हो जाए। जब वो नहीं होता है तो मेन बात वो है, वो ये कर रहे हैं। अभी वो क्या कहते हैं कि आप मतलब वो नहीं आएंगे, अमेरिका नहीं आएगा, यूरोपियन नेटो लड़ेगा, और यदि वो मदद करता है तो ये पूरी जो हारी हुई जमीन है वो ले लेंगे। तो इतनी ज्यादा पलटी सी इन जियो पॉलिटिक्स, दिस टाइप ऑफ, आज के दिन में जो हम देखते हैं कि लीडर्स दे शुड बी प्रेडिक्टेबल, बट जो डोनाल्ड ट्रम्प है इज नॉन प्रेडिक्टेबल। एक ही चीज प्रेडिक्टेबल है कि वो नॉन प्रेडिक्टेबल है। यही चीज एक प्रेडिक्टेबल है जो हम कह सकते हैं गारंटी के साथ कि कोई उनकी बातों को कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहा, जीरो वैल्यू है सुपर पावर का। लेकिन ये अब इस स्टेटमेंट के बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इससे कोई फर्क पड़ता है या वो वैसे ही चलेगा? ये स्टेटमेंट ऐसे होते रहे? जुलाई में क्या स्टेटमेंट दी थी ट्रंप ने? 50 डेज दिए थे उन्होंने रशिया को। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही प्रेशर पड़ा यूरोपियन देशों से, उन्होंने कहा 10 से 12 दिन। उसके बाद क्या हुआ? आज तक उन्होंने कोई एडिशनल स्टेप लिया है रशिया के अगेंस्ट? अब उन्होंने 1 महीना दिया है। उनसे पूछा गया क्या रशिया के साथ आपके रिलेशंस कैसे, तो उन्होंने कहा 1 महीने के बाद बताऊंगा। मतलब 1 महीने तक उनको यह नहीं पता कि रशिया उनका दोस्त है कि दुश्मन है। तो वो कर क्या रहे? वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या है उनकी? और साथ में जब वो ये कहते हैं कि मैं ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं, अब तो यूरोप ने भी विश्वास करना बंद कर दिया। वो उनको चाहिए सिर्फ ट्रूप्स, इनके उनको चाहिए एम्युनिशन, उनको चाहिए फंड्स, उनको ये वाली ज्ञान वाली स्टेटमेंट्स ट्रंप से नहीं चाहिए। सर मुझे तो वो गाना न जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाऊं, तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं, वो गाना अगर किसी पे फिट बैठता है तो वो ट्रंप है। और अगली खबर यह है, यूनाइटेड नेशंस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने किया भारत पाकिस्तान सीज फायर का जिक्र। राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का राग अलापा। एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे के समाधान की भी अपील की। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर हो कश्मीर मुद्दे का हल। पाकिस्तान दौरे के समय भी एर्दोगन ने कश्मीर का जिक्र किया था। चाय से ज्यादा केटली का गर्म होना ये कहलाता है, तू कौन मैं खामखा ये कहलाता है, खलीफा बनने का की खाम ख्याली ये कहलाती है। लेकिन स्टेटमेंट आया है तो इसका एनालिसिस होना जरूरी है। कमोडोर बहल, फरवरी 2023 में 2 वहां पे अर्थक्वेक हुए थे। उस सबसे पहले किसने वहां पे जाके 60,000 लोग मरे थे उसके अंदर। ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन दोस्ती में किसने सबसे ज्यादा दिया था? हिंदुस्तान ने, भारत ने दिया था। तो उसके बाद और उसके ही पीठ के पीछे आप चाकू मार रहे हैं। और दूसरी बात क्या कहते हैं इसको, एहसान फरामोशी? एहसान फरामोशी। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का नाम या मुद्दा नहीं उठाया। पर फिर जब पहलगाम अटैक हुआ तो ऑप सिंदूर में किसके ड्रोन गए थे कश्मीर के अंदर? चाहे वो यीहा ड्रोन थे, चाहे वो सोंगर थे या TB2 थे, जो हमने मार गिराए। लेकिन श्रीनगर से लेकर जम्मू तक कौन ड्रोन भेज रहा था? पाकिस्तान। लेकिन ड्रोन किसके थे? टर्की के थे। यानी कि टर्की आउटराइटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उस समय भारत के अगेंस्ट, जिस भारत ने उनको मदद की जब उनको मदद करने की नीड थी। तो ये होता है, इट टेक्स ऑल काइंड ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड। ऐसे भी सही, और भारत को अपने हितों की सुरक्षा करनी आती है। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में ओम का उच्चारण। यूनाइटेड नेशन महासभा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बोले ओम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो का संबोधन ओम शांति ओम के साथ किया। संबोधन का समापन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने सबको चौंकाया।
इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर में जिस तरीके से हमास के लोगों ने हमला किया था इजराइल पर, क्या वो सही था? और अगर ऐसा था तो क्या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थे? और अगर ऐसा नहीं है तो उनको कौन कहेगा कि आतंकवादी थे? हम क्यों गलत को गलत नहीं कहते हैं, ये कहा उन्होंने। और इससे बहुत सारे देशों को, खासतौर से पाकिस्तान और टर्की को निश्चित रूप से मिर्ची लगी होगी। लेकिन उनका ओम कहना और ये कहना कि आतंकवाद अगर गलत है तो उसको गलत कहने का मादा रखो, इसको कैसे देखा जाए? आइए चलते हैं जरा जनरल सिन्हा, ये बहुत बड़ी बात थी और ये वाकई दिखाता है कि सच को सच कहने का मादा आज के दौर में भी है और लोग कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं, ये भारत आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी कि हमारा डीएनए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, मतलब सबसे बड़ा हिंदू का भी, जो हिंदुओं का जो आस्था का सवाल है वो इंडोनेशिया में, और उन्होंने कहा था हमारा डीएनए भारत का डीएनए है। और आज उन्होंने ओम शांति ओम जब कहा कि पूरे विश्व के अंदर शांति, और किस संदर्भ में कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने जब बात किया इजराइल के ऊपर में, तो उनका क्या है, उनकी गारंटी कौन ले? हम टू नेशन थ्योरी की बात में मैं समर्थन कर दूंगा, मगर सबसे बड़ा इजराइल की सिक्योरिटी गारंटी क्यों नहीं? और क्यों नहीं हमास, जो एक टेररिस्ट स्टेट है, ही शुड बी आल्सो डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट स्टेट। एक चीज बोलना तो देखिए, ऐसे लीडर चाहिए पूरे विश्व में। यदि आप देखें दिनेश जी, ऐसे लीडर चाहिए, एंड ही इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। सबसे अच्छी मुझे लगती है, ही हैज बीन ए जनरल। तो यदि इनकी जो सच्चाई, उस आत्मा की सच्चाई बोलती है, जब इन्होंने ऐसी बात धरती से कही, और ओम शांति ओम, मुस्लिम हो करके, और दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सर, अब मुझको थोड़ा रश थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि कई खबरें बाकी हैं और अभी टाइम मेरे पास बहुत कम है। सर 30 सेकंड में आप अपनी बात कहिए प्लीज। इजराइल के साथ उसके औपचारिक कोई भी संबंध नहीं है, डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, और उन्होंने कहा है जब तक टू स्टेट नहीं बनता, जब तक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन नहीं बनता, तब तक वो इजराइल को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी भी जरूरी है, ये उन्होंने कहा। इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न को समझना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी कंसर्न रशिया के भी समझ लिए जाते तो फिर रशिया यूक्रेन क्यों होता? बहरहाल यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में क्या हुआ है? धमाका हुआ है। रूसी ड्रोन के अटैक में 5 ब्लास्ट। ज़ेपोरिज़िया रणनीतिक तौर पर काफी अहम। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट, और अब तो हमारे तमाम दर्शक भी ये बात समझ ही गए हैं कि ज़ेपोरिज़िया रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है और यहां पर होने वाला ब्लास्ट क्यों पूरी दुनिया का दिल धड़काता है। ये हमेशा से एक अंदेशा बना रहा है कि वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लड़ाई में कुछ ऐसा हो जाए कि वहां ब्लास्ट हो जाए और रेडिएशन वाला खतरा, चेरनोबिल जैसा कुछ हो जाए। ये अंदेशा हमेशा से बना हुआ है, लेकिन ये विस्फोट भी रुक नहीं रहे हैं। कॉमोडोर बहलवाल जल्दी से। बिल्कुल, एक दिन पहले 23 सितंबर को उन्होंने वहां पे ब्लैकआउट कर दिया था। ब्लैकआउट की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी कोर को कूल नहीं किया जाता, क्योंकि काफी देर तक वो डीजी पे नहीं चल सकती है। अब रशिया का भी हमला हो गया इसके अंदर। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। 400 किलोमीटर का जो एरिया है वो रशिया के पास है, पर ज़ेपोरिज़िया शहर जो है वो उनके पास है, यूक्रेन के पास। लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रशिया के कंट्रोल में है, और रशिया उधर फियर क्रिएट करना चाहता है इनके ऊपर कि आप इस पे हमला ना करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला ना करें। तो ये हमले किए गए। और यूक्रेन ने दिखाई नई अंडर वाटर ड्रोन आर्मी। काला सागर में रूस की मुसीबत बढ़ी। यूक्रेन ने अपने टोलोका ड्रोन को किया पब्लिक। कीव में डिफेंस प्रदर्शनी में दिखा टोलोका, रूस का नया अंडर वाटर ड्रोन। क्या रूस के लिए वाकई परेशानी पैदा कर सकता है? 2000 किलोमीटर दूर तक पानी के नीचे हमला करने में यह सक्षम है। हाथी के दांत हैं या वाकई रशिया को इससे कोई फर्क पड़ेगा? जनरल सिन्हा, ये एक प्रूवन इनका अंडर वाटर ड्रोन है, और इसकी रेंज 3 तरह के हैं। ये 200 किलो, 200, 400 और आपने जैसे 2000। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और देखिए उनके ड्रोन्स, जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, इट इज वर्किंग। और उन्होंने पहले 200 का यूज किया था, 400 का यूज किया, 2000। तो आप देखिए, जो ब्लैक सी की यदि बात करते हैं, बाल्टिक सी की बात करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको बेचेंगे, और जितने भी यूरोपियन नेटो देश हैं इसको खरीद सकते हैं हमारे। और उनको डेमोन्स्ट्रेशन में आपने दिखाया चलो का। तो एक बड़ी चीज है। अमेरिका ये मानना है, फ्लेमिंगो मिसाइल, इट इज वेरी इफेक्टिव। उनके ड्रोन भी बड़े इफेक्टिव हो गए हैं। तो वो तो रशिया से के साथ ही उसकी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी पूरी रशिया की ओरिएंटेड है। अब आप देखें उसके पास सू के पास भी 27 है, राइट। सू 27 से भी जुड़ी हुई अगली खबर है सर। हालांकि हमारे लिए वो खबर महत्वपूर्ण है। रूस का भारत को बहुत बड़ा ऑफर, Su-57 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव, भारत में ही प्लांट लगाने का भी ऑफर, प्रस्ताव में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल। ये भारत को ये ऑफर रशिया हमेशा से उदारता से देता रहा है।
और हम भी ये समझ रहे हैं कि शायद सूनर और लेटर ये होने भी वाला है, ये इसको लेकिन रीटरेट करने के पीछे वजह क्या है? देखिए 12 स्क्वाड हमारे जाने वाले हैं अगले 10 साल के अंदर, तो हम 29 अब हैं, 2 स्क्वाड मिग 21 के अभी रिटायर हो रहे हैं 26 सितंबर को, तो 29 स्क्वाड में से 12 गए तो सिर्फ हमारे पास 17 स्क्वाड रह जाते हैं। और उसके बाद 3-4 स्क्वाड अगर हम LCA Mark 1A के भी ले लें तो भी हम पाकिस्तान के आसपास ही पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि शॉर्ट गैप में हम कुछ ऐसे जहाज लें, और पाकिस्तान लेना चाहता है J-35, आएगा कि नहीं आएगा इस टाइम पीरियड के अंदर, 2030 तक पर तो आ ही जाएगा। तो उस गैप के अंदर हमें जरूरी है 5th जनरेशन फाइटर। अगर हम रफाल लेते हैं वो सोर्स कोड नहीं सर, लेते। लेकिन इसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई चीजें हैं, काटसा वाला डर है या तमाम दूसरा अमेरिका वाला, इसी वजह से सर ये टाइमिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत समझदार है, वो ये डिले कर रही है इसको डिसीजन लेने में, ताकि जब तक हमारे 25+25 का इशू रिजॉल्व ना हो जाए, और हो सकता है रशिया वॉर भी, यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाए, फिर वो Su-57 हमको दिलवाएगी। और इसी नोट पर अगली खबर यह कि फिलिस्तीन की मान्यता पर इटली के पीएम ने रखी नई शर्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली जॉर्जिया मेलोनी, शर्तों के पूरा होने के बाद ही फिलिस्तीन को मान्यता। पहली शर्त, सभी इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा, हमास को किसी भी सरकारी भूमिका से बाहर रखा जाए। मेलोनी ने यह भी कहा, मैं फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ नहीं हूं, इजराइल के बजाय हमास पर डाला जाए अंतरराष्ट्रीय दबाव। क्या बात कही है सर, ये हुई ना बात। ये प्रैग्मेटिज्म बाकी लीडर्स में क्यों दिखाई नहीं दे रहा यूरोप के? देखिए बाकी लीडर्स जो है उनकी अपने देश के अंदर, जैसे मेलोनी के भी अपने देश के अंदर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन या मुस्लिम एलिमेंट्स के ही एनकरेजमेंट पे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था परसों कि मैं खुद यूरोप में मैंने ये प्रोटेस्ट देखे, लड़कियां अपने हाथ में लेके घूम रही हैं और बोल रही हैं कि गाजा पे जो हो रहा है नरसंहार उसको बंद किया जाए। तो बाकियों को अपने इलेक्शन की जरूरत है, बाकी अपने इलेक्शंस और वो देख रहे हैं कि वो बेशक उनके खिलाफ ही सही, लेकिन उनको आगे वोट की जरूरत है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर यही वोट बैंक पॉलिटिक्स किसी जगह के लिए कर्ज बन जाती है। बहुत धन्यवाद सर, जनरल सेना आपने ज्वाइन किया, हमको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमोडोर बहल, आपका आपने वक्त निकाला। जय हिंद, नमस्कार। सारे मुद्दे फेर तो लोकतंत्र को कमजोर करने का खेल।